हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, फिर मन बनाया जाता है कि वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो क्या राइट प्राइस पे उसमें इंटर करना चाहिए, ताकि हम लोग का डाउनसाइड का पोटेंशियल लिमिटेड हो जाए और अपसाइड काफी बड़ा रहे। आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पे हम लोगों ने पहले भी वीडियो बना रखा है, डीप डाइव एनालिसिस किया है। बट आज हम लोग उसका जो रिजल्ट आया है क्वार्टर टू का, उसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि उसका रिजल्ट जो आया है उसमें जो डिप आया है वो क्यों आया है, क्यों आज मार्केट में उसका शेयर का प्राइस डाउन था, क्या कारण है रिजल्ट खराब होने के, और आगे कंपनी क्या फोकस कर रही है अपने डेवलपमेंट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है ग्लोबस स्पिरिट। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ये जो है ये बेसिकली क्या बनाती है, ईएनए बनाती है, इथेनॉल बनाती है, और फिर इनके कुछ इंडियन मेड फॉरेन लिकर के खुद के ब्रांड्स भी है, और ये लोग दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो इससे पहले कि इसके बिजनेस के बारे में हम लोग डिटेल में समझे, थोड़ा सा आज का प्राइस मूवमेंट और ये सब देखेंगे, और उसके बाद फिर बिजनेस के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करेंटली इसका मार्केट कैप जो है 2125 करोड़ का मार्केट कैप है। आज इसमें भारी भरकम 8.5% का गिरावट आया। तो करंट प्राइस से 737 पे ट्रेड कर रहा है। हाई इसने 1760 रुपया का हाई बनाने के बाद ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे काम कर रहा है। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद ये 700 रुपया भी आज ही में भी शायद टच किया था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवर होकर 737 पे बंद हुआ है। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग्स देखे तो 15.3 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ये काम कर रहा है। बुक वैल्यू इसका 286 है। रिटर्न्स का बात करें तो रिटर्न्स अभी भी अगर ओवरऑल ईयरली बेसिस पे देखे तो काफी अच्छा है। 34% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 27.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। प्राइस टू बुक देखे तो 2.58 का प्राइस टू बुक है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.18 है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है, बट रिजल्ट क्योंकि खराब आया, तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्या ये इन्वेस्ट करने लायक है, कि अभी और भी ज्यादा डाउनसाइड इसमें पॉसिबल है। तो ये हम लोग जब बिजनेस एनालिसिस रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा बेटर हम लोग को समझ में आएगा। प्रमोटर प्रमोटर होल्डिंग का बात करूं तो 51% का प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। आ जाते हैं चार्ट पे, तो चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हाई बनाया था, उसके बाद एक कंटिन्यूअसली फॉल आया, फिर थोड़ा सा रिकवर किया एंड देन उसके बाद फॉल होते ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 महीना से इसमें कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है। अब इसके पीछे ये फॉल आने का कारण क्या है, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट के बाद कंटिन्यूअसली फॉल क्यों आ रहा है, इसको हम लोग को एनालाइज करना है। तो दैट इज आवर मेन टास्क कि ये आखिर इतना ज्यादा ये 2-3 महीना से जो फॉल आ रहा है 4 अगस्त के बाद ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली आज 14 नवंबर के आसपास हो गया, ये गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। तो 3-3.5 महीने से कंटिन्यूअसली ये डाउन ट्रेंड में। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो अभी जो सेल्स आया है 480 करोड़ का आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 495 करोड़ का था। और अगर पिछला सितंबर में देखें तो 382 करोड़ का था। उसके पहले लॉकडाउन पीरियड में 328 करोड़, और प्री कोविड लेवल में 272 करोड़। तो प्री कोविड लेवल लॉकडाउन पीरियड से तो अच्छा ही है, पिछले सितंबर से भी अच्छा ही है। बट इस तरह की कंपनी में एक्चुअली क्या होता है, ईयर ऑन ईयर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो ऐसा है जो 12 महीना चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि ईयर ऑन ईयर। और यही कारण है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब परफॉर्मेंस खराब हुआ ना, तो वहां पर क्या हुआ, मार्केट ने इसको पनिश किया। तो जून में जो 495 करोड़ का रिवेन्यू था वो 480 करोड़ हुआ। तो देखिए सेल्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, सेल्स आज भी ठीक ठाक है, 15 करोड़ गिरा है। जो मेजर मार्केट को जो खराब लगा वो ये कि जून में जो 14% का मार्जिन था वो एकदम से गिर के 9% हो गया। आपका पिछले सितंबर में 23% का मार्जिन था, उसके पहले 26% का मार्जिन था, उसके पहले 25%। तो ये मार्जिन जो है ये कंटिन्यूअसली डिप क्यों हो रहा है, क्वेश्चन यही है कि मार्जिन रेगुलर बेसिस पे आपका गिरे जा रहा है। और लास्ट क्वार्टर तक तो फिर भी इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा बर्दाश्त किया है कि चलो 18 से 14% हुआ, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में सुधर जाएगा। पर इस क्वार्टर तो मार्जिन और भी ज्यादा खराब हो गया। तो इस क्वार्टर जब एकदम बिलो 10% चला गया मार्जिन, तो वहां मार्केट ने इसको एक्चुअली पनिश किया। और आप देखोगे तो हाई से ऑलमोस्ट आधा पे आ चुका है स्टॉक, तो पनिशमेंट तो काफी मिल ही जा रहा है इसको। नेट प्रॉफिट आप देखिए, जो 37 करोड़ का था वो गिर के 22 करोड़ पे आ गया है।
उसके पहले नेट प्रॉफिट जो था 49 करोड़ था। फिर पिछले सितंबर का बात करें तो ये 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ नहीं, आपका नेट प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे एकदम कम होते जा रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले तो एकदम आधा से भी कम हो गया नेट प्रॉफिट। जो 18 रुपया का ईपीएस करने वाली कंपनी और एकदम से 7 रुपये 70 पैसा पे आ गई। तो रिजल्ट तो आई विल से कि बहुत ज्यादा ही खराब है। रिजल्ट को किसी भी तरह से मैं एक टिक मार्क भी नहीं दे सकता। इट्स वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल रिजल्ट। अगर बात करूं तो मार्च 2020 में जो आपका रिजल्ट आया था, ऑलमोस्ट उस लेवल पे आप दोबारा से पहुंच गए हो। तो रिजल्ट काफी खराब है। अब देखना है कि इसका रिजल्ट ऐसा खराब जो आया है, उसके पीछे कारण क्या है ये समझना होगा कि रिजल्ट खराब होने के पीछे क्या कारण है। उसको एनालाइज करना होगा और समझना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर में कुछ इंप्रूवमेंट होने का पॉसिबिलिटी है, या अभी एक दो क्वार्टर इसी तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस को समझते हैं और कारण ढूंढते हैं कि रिजल्ट खराब होने के पीछे का मेन कारण क्या है। तो इससे पहले कि हम लोग रिजल्ट के डिटेल में जाएं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि कंपनी का जो है डिस्टिलेशन का बिजनेस है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है, इकोनॉमिक पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इनके प्रोडक्ट्स जो है 100 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक के प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं। रूरल ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो रूरल कंजम्पशन में भी काम आते हैं और अर्बन कंजम्पशन में भी काम आते हैं। तो इनके प्रोडक्ट दोनों कैटेगरी में काफी अच्छा काम करते हैं, रूरल कंजम्पशन में भी और अर्बन कंजम्पशन में भी काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनका रहता है नॉर्मली, बट अभी इस क्वार्टर में काफी खराब हो गया है। इनके अल्कोहल बायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। इथेनॉल जो इनका कैपेसिटी दिन पे दिन इथेनॉल का बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए सरकार का बहुत बड़ा टारगेट है। अभी हम लोग 10% ब्लेंडिंग करते हैं, सरकार 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का टारगेट लेके बैठी है। तो वहां पर इथेनॉल का डिमांड 3 गुना 4 गुना बढ़ने का उम्मीद है। तो वहां पर इनको आगे चल के काफी बेनिफिट मिल सकता है इथेनॉल का। हेल्दी पाइपलाइन प्रोडक्ट्स, इनके पाइपलाइन में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये लोग नया ब्रांड्स लॉन्च करने वाले हैं, तो वहां से भी इनको बेनिफिट मिल सकता है आगे चल के। वैल्यू चेन में अगर बात करूं तो इनका की रॉ मटेरियल क्या है, ब्रोकन राइस। ब्रोकन राइस से ये लोग मेनली क्या बनाते हैं, ईएनए बनाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और इथेनॉल बनाते हैं। और फिर उसके मदद से ये लोग कंज्यूमर बिजनेस अपना चलाते हैं, जहां पर इनका ओन खुद का ब्रांड्स भी है। खुद के ब्रांड्स में इनके नॉन आईएमएफएल है, आईएमएफएल यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो ये नॉन आईएमएफएल मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर नहीं, जो देसी दारू बोलते हैं वो देसी जो होता है इंडियन लिकर, इंडियन मेड इंडियन लिकर वो भी है। और प्रीमियम इंडियन मेड फॉरेन लिकर का सेगमेंट भी है। और प्रीमियम सेगमेंट में ये लोग फ्रेंचाइजी के लिए बॉटलिंग का काम भी करते हैं। बहुत सारी कंपनी के साथ इनका टाई अप है जिनको ये लोग बॉटलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और फिर इनका जो ईएनए और इथेनॉल है, ये लोग ईएनए बेसिकली जो बेवरेज कंपनी है और फ्यूल कंपनीज है इनको बेच के भी पैसा कमाते हैं, वो उनका बल्क सेगमेंट है। तो आप इधर देख सकते हैं इनका बिजनेस सेगमेंट का मैं बात करूं तो दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, एक कंज्यूमर सेगमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से 49% ऑफ द रेवेन्यू आता है जनरली, और कंज्यूमर सेगमेंट से 41% रेवेन्यू आता है। और ये जो कंज्यूमर सेगमेंट है ये मेनली हाई मार्जिन होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इनका बल्क स्पिरिट होता है, फ्रेंचाइजी बॉटलिंग होता है, बाई प्रोडक्ट्स यानी एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स भी ये लोग बनाते हैं। और कंज्यूमर सेगमेंट में इनका वैल्यू सेगमेंट होता है, वैल्यू प्लस होता है, जहां पर 80 से 95 रुपया पर बॉटल का दाम होता है। और प्रीमियम कैटेगरी भी होता है जहां 125 से 700 रुपया तक एक बॉटल का दाम भी चला जाता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है जो हम लोग को मेनली थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब हम लोग को समझना है कि अभी जो रिजल्ट आया उसके पीछे का कारण क्या था खराब होने का। तो यहाँ पर आप देखिए Q2 ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो बता रहे, मैनेजमेंट बोल रहे ग्रोथ तो हम लोग का अच्छा हो रहा है, बट मे बी रेवेन्यू थोड़ा सा या मार्जिन थोड़ा सा गिरा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में 66% शेयर आया है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, जनरली 54% ऑफ द शेयर जो आता है वो कहाँ से आता है, मैन्युफैक्चरिंग से। और 41-42% जो है वो कंज्यूमर से आता है। बट इस बार क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग 66% हो गया जो कि लो मार्जिन है, और कंज्यूमर बिजनेस 34% यानी गिर के 41% 42% से गिर के 34% आ गया जो कि हाई मार्जिन है। तो हाई मार्जिन आपका बिजनेस डाउन हो गया और लो मार्जिन वाला बिजनेस आपका बढ़ गया। तो उससे अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या है, आपके ओवरऑल इबिटा मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट आ गया। अब हम लोग को एज ए इन्वेस्टर समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ ये तो हम लोग को समझ में आ गया।
बट समझना क्या है क्यों हुआ। तो अगर ये एक इंडस्ट्री ट्रेंड के वजह से हुआ तब तो ठीक है, हम लोग कंपनी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, पर अगर कंपनी के खराब एग्जीक्यूशन की वजह से हुआ तो फिर कंपनी को हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे। तो देखते हैं क्या कारण है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं बल्क अल्कोहल से जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 253 करोड़ हो गया, जो कि 84% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 8% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेड बाय इनहैंस्ड कैपेसिटी एंड इंप्रूव्ड रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है बल्क कैटेगरी में इनका रेवेन्यू अच्छा हुआ क्यों, क्या कारण है। तो कारण क्या है कि इनका जो कैपेसिटी, इनका खड़गपुर में जो प्लांट आया है वेस्ट बंगाल में, वहां पर कैपेसिटी बढ़ा है और रियलाइजेशन भी इंप्रूव हुआ है। तो दिस इज वन गुड साइन। आगे देखते हैं। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स इन्होंने किया है वॉल्यूम के टर्म्स में, 4.33 करोड़ लीटर्स ऑफ बल्क अल्कोहल इनका बिका है, जो कि 62% अप है ईयर ऑन ईयर एंड 6% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वॉल्यूम्स के टर्म्स में 62% ग्रोथ आया है, बट रिवेन्यू के टर्म्स में 84% ग्रोथ आया है। तो इसका कॉमन सेंस क्या पता चलता है कि इनको प्राइस ज्यादा मिला है। यानी आपका मान लीजिए पहले पिछले साल आपने 100 पीस बेचा, इस साल आपने 162 पीस बेचा। तो अगर 62% आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाइज क्वांटिटी वाइज बेचा है, तो अगर रिवेन्यू आपका सेलिंग प्राइस सेम होता, रियलाइजेशन सेम होता, तो आपका सेल्स में भी 62% का ग्रोथ आता। बट सेल्स में आपका बताया जा रहा है 84% का ग्रोथ है। यानी आपने प्राइस हाइक लिया है जो आपको अवेलेबल, यानी आप प्राइस हाइक लेने में सक्सेस हुए हैं, आपको इंप्रूव्ड रियलाइजेशन मिला है। तो वो चीज यहाँ पर इन्होंने मैनेजमेंट में बोला भी है कि हमारा कैपेसिटी इनहेंस हुआ, उसके वजह से तो वॉल्यूम ग्रोथ मिला आपको 62% का, बट इंप्रूव्ड रियलाइजेशन हुआ, उसके वजह से यहाँ पर 22% का बेनिफिट रेवेन्यू के टर्म्स में आपको दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम टर्म्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, 6% का, बैक्ड बाय एक्सपेंडेड कैपेसिटी इन वेस्ट बंगाल। इंप्रूव्ड बल्क अल्कोहल रियलाइजेशन, तो बल्क अल्कोहल जैसे मैंने कैलकुलेशन से बताया कि रियलाइजेशन इनका डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। तो वो कैस कितना हुआ, ये 59 रुपीज पर लीटर का इनको रियलाइजेशन हो रहा है, जो कि 14% अप ईयर ऑन ईयर है। तो एकदम कैलकुलेशन मिल गया, 62 और ये 84, तो कहीं ना कहीं 22% का है। तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन है 59 रुपीज पर लीटर का रियलाइजेशन इनको मिला है। अब आते हैं थोड़ा सा नेगेटिव चीज में कि कंज्यूमर बिजनेस जो इनका गिर गया उसके पीछे क्या कारण है। तो कंज्यूमर बिजनेस से इनको 163 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ये मिलियन के टर्म्स में दिया हुआ याद रखिएगा। तो 163 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 10% ये ईयर ऑन ईयर डाउन है, और 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज्यादा ही फॉल नजर आ रहा है, 16% फॉल हुआ, और ये कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इनका मेन बिजनेस हरियाणा से और राजस्थान से आता है, और ये दोनों जगह ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखते हैं क्या है। हरियाणा में क्या प्रॉब्लम हुआ है, इंक्रीज्ड फोकस ऑन प्रॉफिटेबल सेल हैज रिजल्टेड इन टेम्पररी सॉफ्टनिंग ऑफ मार्केट शेयर इन क्वार्टर 2 एंड इंक्रीज्ड मार्जिन बाई ₹26 पर केस। यानी हुआ क्या, ये लोग बोल रहे हैं हरियाणा में क्या हुआ है, अगर रिसेंटली आपको मैं बताऊं तो हरियाणा सरकार ने क्या किया था, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दिया था। तो जब आप इंपोर्ट ड्यूटी घटा देता है ना सरकार, तो क्या होता है जो इंपोर्टेड लिकर है वो सस्ते हो जाते हैं। तो वहां पर फिर ये जो डोमेस्टिक सेलर्स लोग हैं उनको इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ compete करना पड़ता है। अब ये कंपटीशन के चक्कर में क्या हुआ, इन ये लोग प्राइस हाइक लेना चाहते थे, पर प्राइस हाइक मिला नहीं। इन लोगों ने मार्जिन को 26 पर केस से बढ़ाने का कोशिश किया, बट वहां पर क्या हुआ, जब आप इन्होंने प्राइस अपना बढ़ाया तो क्या हुआ, क्योंकि कंपटीशन था, इंपोर्टेड लिकर सस्ते हो रहे थे, तो ये जब प्राइस बढ़ाए तो क्या हुआ, लोगों जो डिमांड है वो इंपोर्टेड की तरफ शिफ्ट हो गया कि भैया आपको महंगा प्राइस क्यों दे, जब हम लोग को इंपोर्टेड प्रोडक्ट उसी प्राइस में मिल रहा है तो हम आपको प्राइस बढ़ा के क्यों दे। तो वहां पर इन लोगों ने क्या हुआ, टेम्पररी इन लोग का मार्केट शेयर इनसे छिन गया, तो मार्केट शेयर इनका डाउन हो गया। तो हरियाणा में इन लोगों ने अपना मार्केट शेयर लूज किया है, विच इज अ नेगेटिव साइन। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इन लोगों ने प्राइस बढ़ाने का कोशिश ही क्यों किया, जब पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने कम किया है, तो प्राइस क्यों बढ़ाने का कोशिश किया। इसलिए बढ़ाने का कोशिश किया क्योंकि इनका एनर्जी कॉस्ट, हम लोग सब जानते हैं कि जो फ्यूल कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट है, कोयला का दाम आसमान छू रहा है, नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं। तो सारे कंपनी का जो प्रोडक्शन के समय एनर्जी कॉस्ट है ना वो ज्यादा हो रहा है। तो एनर्जी कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा हुआ है, सारे कमोडिटी का, व्हीट का, राइस का, सबका दाम बढ़ा हुआ है। इनका मेन जो रॉ मटेरियल है क्या है, ब्रोकन राइस, उसका भी दाम बढ़ा हुआ है। तो जब कमोडिटी के दाम बढ़े हुए हैं, फ्यूल एंड पावर का दाम बढ़ा हुआ है,
तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, उनको अगर अपना मार्जिन को सस्टेन करना है तो उनको भी प्राइस बढ़ाना होगा। तो ये लोग वही मार्जिन को सस्टेन करने के लिए प्राइस बढ़ाने का कोशिश किए, बट कंपटीशन की वजह से अल्टीमेटली इनका मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज हो गया। दैट इज वन पॉइंट इन हरियाणा। राजस्थान में क्या हुआ? चेंज ऑफ बिजनेस मिक्स ड्यू टू पॉलिसी चेंज, वैल्यू सेगमेंट मार्केट अप बाय 25% ईयर ऑन ईयर, एंड वैल्यू प्लस सेगमेंट मार्केट डाउन बाय 35%। अब सरकार ने वहां की कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके वजह से इनको भी अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ा। इनको वैल्यू प्लस सेगमेंट के बदले वैल्यू सेगमेंट, दो सेगमेंट है इनका। एक वैल्यू सेगमेंट जहां पर मार्जिन कम मिलता है, जो सस्ता वाला होता है, और वैल्यू प्लस जहां पर थोड़ा महंगा प्रोडक्ट होता है और मार्जिन ज्यादा मिलता है। तो वैल्यू सेगमेंट का मार्केट तो 25% अप हो गया सरकार का पॉलिसीज के वजह से। तो वहां पर क्या हुआ, उनका बिक्री बढ़ा। बट 35% डाउन हो गया वैल्यू प्लस सेगमेंट, जहां पर ज्यादा मार्जिन मिलता है, जहां सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मार्जिन बेटर मिलता है, वो बिजनेस इनका 35% डाउन हो गया। तो यहां पर ये चीज थोड़ा सा इनके लिए खराब हो गया कि जो मेन प्रॉफिटेबल चीज है उसका तो बिजनेस डाउन हो रहा है, और जो कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये सोचने का बात है कि ये आगे चल के कैसा रहेगा। तो मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग को समझना। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मार्जिन्स आर लोअर ऑन अकाउंट ऑफ हाई फ्यूल कॉस्ट एंड चेंज इन बिजनेस मिक्स। तो मैंने बताया फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर जो पंजाब हरियाणा में और राजस्थान में जो बिजनेस मिक्स में जो चेंज आया, उसके वजह से भी इनका थोड़ा सा डाउन रहा मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन जो है 41% है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मोर और लेस सेम है। बल्क अल्कोहल से जो रियलाइजेशन है वो 57 रुपीज से बढ़ के 59 हुआ है, विच इज गुड। हायर कंज्यूमर सेगमेंट रियलाइजेशन, फोर कंज्यूमर सेगमेंट रियलाइजेशन भी 490 रुपया से बढ़ के 510 रुपया पर केस हुआ है। तो ये रियलाइजेशन इन्होंने कंज्यूमर सेगमेंट में बढ़ाया, बट उसके वजह से इम्पैक्ट क्या है, मार्जिन इनका मार्केट शेयर लूज हो गया। ठीक है। इबिटा मार्जिन 10% क्यों हुआ? बोल रहे हैं सॉफ्टनिंग ऑफ मार्केट शेयर इन हरियाणा एंड चेंज इन बिजनेस मिक्स इन राजस्थान इन क्वार्टर टू इम्पैक्टेड द प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्वार्टर टू में क्या हुआ, जैसा मैंने बताया, हरियाणा में इनका मार्केट शेयर लूज हुआ, और राजस्थान में इनका बिजनेस मिक्स बदला। वैल्यू सेगमेंट के प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिके, और वैल्यू प्लस सेगमेंट के प्रोडक्ट कम बिके, उसके वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान हुआ। हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंटिन्यूड, जो कि 80% अप है। फ्यूल का कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 80% ज्यादा है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 22% ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा बात है। मैनेजमेंट अपने तरफ से क्या स्टेप लिए? मैनेजमेंट ने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए काफी इनिशिएटिव लिया है, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम एफसीआई। तो जो ब्रोकन राइस ये लोग बाजार से खरीदते हैं, अभी ये लोग एफसीआई से खरीद रहे हैं, जो काफी सस्ता में मिलता है। रिडक्शन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी को किस तरह से बचाया जाए, कम से कम वेस्ट या लीकेज हो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ पेट बॉटल, जो पेट बॉटल्स ये लोग बाजार से शायद पहले खरीदते थे, अभी कुछ क्वार्टर पहले इन्होंने अपना सेटअप बना लिया है और खुद का ही पेट बॉटल्स बनाते हैं। तो ये सारे चीज जो मैनेजमेंट ने पहले से स्टेप ले रखे हैं, उसके वजह से अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपया का खर्चा कम आया है। तो वो बेनिफिट कंपनी को मिला है। अदर की हाइलाइट्स अगर मैं एक्सपेंशन और ये सब का बात करूं, तो झारखंड में जो प्रोजेक्ट, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, वो सितंबर 22 में चालू हो चुका है। एडिंग इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऑफ 140 किलोलीटर पर डे। और ये क्वार्टर टू में यानी क्वार्टर टू में ये यूटिलाइज ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज होना चालू हो गया है। फिर कंज्यूमर बिजनेस का बात करें, जो प्रीमियम सेगमेंट में, शोइंग साइंस ऑफ पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो प्रीमियम सेगमेंट का बिक्री अभी वैल्यू प्लस सेगमेंट का बिक्री थोड़ा सा कम हुआ था, पर अब मैनेजमेंट बोल रही है कि ये धीरे धीरे अब क्वार्टर थ्री, जो हम लोग अभी ऑनगोइंग क्वार्टर है, यानी अक्टूबर और नवंबर जो चल रहा है, इसमें देख रहे हैं धीरे धीरे पॉजिटिव अट्रैक्शन आ रहा है। प्रीमियम सेगमेंट का रिवेन्यू जो अभी क्वार्टर टू में भी आया है, 297% अप हुआ है। expecting full year revenue contribution to grow 6%. Geared up innovation teams with core skills in product and package development. और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नए ब्रांड्स ये लोग लॉन्च करेंगे नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में कुछ नए नए प्रोडक्ट्स या नए नए ब्रांड्स ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। न्यू मार्केट लॉन्चेस जो है वो लोग सेकेंड हाफ ईयर, यानी अभी ऑलमोस्ट हम लोग सेकेंड हाफ में ऑलरेडी चल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर आ गया है, तो बोल रहे हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो इनपुट में आया है ग्रेन और फ्यूल के वजह से, वो एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के थोड़ा सा नया क्रॉप सीजन जब आएगा, तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा।
प्रोजेक्ट जो भी इनके काम कर रहे हैं उसका स्टेटस का अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो 140 किलोलीटर पर डे का कैपेसिटी आया वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ वहां पर टोटल कैपेसिटी 240 का हो गया। झारखंड में 140 का पूरा नया कैपेसिटी आया, वो भी कंप्लीट हो चुका है Q2 FY23 में। वेस्ट बंगाल में एक 60 के एलपीडी का कैपेसिटी आएगा, उसके बाद टोटल कैपेसिटी वेस्ट बंगाल का हो जाएगा 300। तो वहाँ Q1 FY24 में ये चालू होगा। झारखंड में एक और 60 के एलपीडी का आएगा, वो भी Q1 FY24 में चालू होगा। बिहार में एक 19 के एलपीडी का आएगा, वो भी क्वार्टर फोर FY23 में चालू होगा। यानी Q4 में, मतलब एक तरह से बोलने का मतलब है कि अभी हम लोग Q3 में हैं, तो दिसंबर के बाद ये वहां पर चालू हो जाएगा। तो इतना होने के बाद जो टोटल कैपेसिटी ये लोग बोल रहे हैं Q2 FY23 के एंड में, आज जो इनका टोटल कैपेसिटी है 760 किलोलीटर पर डे का है। तो कैपेसिटी इनके पास बहुत बड़ा कैपेसिटी है। इट इज नॉट ए स्मॉल कैपेसिटी। अभी जो दिक्कत आ रहा है इनका रेवेन्यू में, इनका जो नंबर्स में जो दिक्कत आया है, या आगे हो सकता है एक क्वार्टर और ये दिक्कत रहे, तो ये दिक्कत जो है ये मेनली इसलिए है क्योंकि ग्रेन्स के दाम बढ़े हुए हैं, पावर एंड फ्यूल का दाम बढ़ा हुआ है। बिजनेस को लेके कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है, विच इज गुड। हाँ, बिजनेस में अगर कोई दिक्कत आया है तो हरियाणा में जो मार्केट शेयर लूज हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केट शेयर लूज नहीं होना चाहिए था। दैट वाज नेगेटिव। पर आगे चल के उम्मीद है कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर सरकार थोड़ा सा अप डाउन करती है कुछ, तो दोबारा से इन लोग मार्केट शेयर पकड़ लेंगे। फिर राजस्थान में तो पॉलिसी चेंज की वजह से कुछ इनका वैल्यूज प्लस सेगमेंट का बिक्री कम हुआ है, तो आगे चल के हम लोग को ट्रैक करना होगा कि वैल्यूज प्लस सेगमेंट का बिक्री दोबारा से कैचअप हो रहा है कि नहीं। तो स्ट्रैटेजिकली ये लोग अपना कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं न्यू ज्योग्राफीज में, यानी ये लोग सिर्फ हरियाणा और राजस्थान पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल में भी अपना बिक्री बढ़ा रहे हैं और भी नए नए सिटीज में लोग अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ इज ह्यूज। तो अभी इनका बिजनेस मेनली हरियाणा राजस्थान में कंसेंट्रेटेड है। पर आगे चल के जिस तरह से ये लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से इंडिया में और भी प्रेजेंस को बढ़ाने का स्कोप है, वो बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता है कंपनी के बारे में कि वहां पर काफी कंपनी कुछ कर सकती है अगर वो लोग अपना पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी सही करें। तो अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, तो मैं नया पोजीशन बनाने के लिए तो अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि इट्स नॉट वेरी क्लियर कि आगे क्या होगा सिचुएशन। अभी हम लोग को कमोडिटी के प्राइसेस को ट्रैक करने करने पड़ेंगे। फ्यूल और गैस का प्राइसेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्या कोयला का दाम गिर रहा है कि नहीं, क्या फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो आ रहे हैं तब तो पोजीशन बना के कोई मतलब है, वरना फिर हो सकता है अभी एक आध क्वार्टर ऐसा ही प्रेशर इनके रिजल्ट्स में देखने को मिले। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी का फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया कि आप छोटा छोटा अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर आप इस प्राइस में, गिरा हुआ प्राइस में छोटा छोटा, मान लीजिए अगर आपको 100 शेयर्स लेने हैं तो 20 शेयर अभी ले लिए, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ तो 20 शेयर ले। वैसा अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू 2 years डाउन द लाइन, आप 2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कैन बी, यू कैन टेक इट एज एन एक्यूमुलेशन फेज, कि यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन करें। बट अगेन, ये मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। पर्सनली आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, तो मेरा कोई ऐसा कोई पर्सनल होल्डिंग भी नहीं है, और मेरे तरफ से ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन भी नहीं है। मुझे कंपनी में जो अच्छा या खराब लग रहा है, मेरा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको बताने का काम है। अब ये आपका, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करें कि क्या यहाँ पर कुछ अक्यूमुलेशन का फेस बनता है कि नहीं। मेरे को लग रहा है कि कंपनी एक्सपेंशन काफी अच्छा कर रही है, स्ट्रैटेजी का अच्छा बना रही है, कंपनी अच्छे फेज में है। अब ये थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस है, देखिए वो इंडस्ट्री ट्रेंड है, तो उसमें कंपनी क्या करे। अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा हुआ है, कोयला का दाम बढ़ा हुआ है, तो आज नहीं तो कल जब ये सुधरेगा तो मार्जिन दोबारा से वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि कंज्यूमर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वॉल्यूम्स के टर्म्स में 5,000 केसेस बिकता था, वो अब 30,000 केसेस बिक रहा है, तो ये अच्छा साइन है। फिर नॉन इंडियन मेड फॉरेन लिकर का जो केसेस है, वहां पर फॉल आया है। 38 3,80,000, नहीं सॉरी, 38 लाख केसेस बिकने के बदले 31,60,000 केसेस बिके हैं। तो ये थोड़ा सा कमी आया है यहाँ पर। बट ओवरऑल आप देखो तो यहाँ पर जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर में जो है, ये 1.1 करोड़ का बिक्री से बढ़ के 4.4 करोड़ का बिक्री हुआ है यहाँ पर। क्वांटिटी के टर्म्स में आई थिंक ये दिया हुआ है, करोड़ लीटर्स के टर्म्स में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहाँ कुछ ढंग से लिखा नहीं है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है ये 4.4 करोड़ लीटर्स का बात कर रहा है।
पर नॉन आईएमएफएल जो है रेवेन्यू, जो करोड़ में, अच्छा ये करोड़ में रुपीस के टर्म्स में, तो लीटर्स नहीं है, 4.5 करोड़ के आसपास का सेल हुआ। फिर पिछले साल जो नॉन इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो रेवेन्यू है 179 करोड़ था, वहां पर काफी गिर गया, वो 158 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर 20 करोड़ का जो फॉल आया, ये बड़ा फॉल आ गया। तो ये चीज समझना होगा कि ये थोड़ा सा फॉल अभी देखने मिल रहा है इनके वॉल्यूम, मतलब क्वांटिटी के टर्म्स में भी। तो ये सब कुछ ब्रांड्स है जो ये लोग बनाते हैं, आप देख सकते हैं, दीज आर से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कंपनी का है, वैल्यू एंड वैल्यू प्लस सेगमेंट में जो इनका बिक्री हुआ है, ये तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो ये तो पुराना हो गया, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव इसका नहीं माना जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड कि कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। मैंने पूरा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको बताया कि रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है, रिजल्ट जो खराब हुए हैं किस वजह से हुए, मैनेजमेंट का क्या कहना है। मैंने सब कुछ आपको काफी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताया। अगर आपको लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है आपके लिए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और फिर ही कोई डिसीजन लें। मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, आपको लगा कि कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के डीप डाइव एनालिसिस करके वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आप अगर इमीडिएट नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और ऑल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब क्या होगा, आपको इमीडिएटली सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो भी कंपनी का हम लोगों ने डीप डाइव एनालिसिस किया है, उसे हम रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करें, उसके रिजल्ट्स को आपके सामने लाके अपडेट करें, कि आपको भी आइडिया रहे कि हाँ, हम जिस कंपनी के बारे में समझाए थे, उस कंपनी का एक क्वार्टर के बाद क्या इम्पैक्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, खराब रहा तो क्यों रहा। जिसका रिजल्ट अच्छा आता है, मैं कोशिश मतलब उसमें मैं फिर भी थोड़ा सा देखता हूँ कि ठीक है, रिजल्ट तो अच्छा आया तो प्राइस बढ़ रहा है तो इट्स ओके। बट जिसका रिजल्ट खराब आता है, मैं कोशिश करता हूँ इमीडिएटली उसको, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे कि क्यों इसका रिजल्ट खराब आया, क्या हो सकता है आगे। क्योंकि उसी में ज्यादा हम लोग को समझने का, जब रिजल्ट खराब आते हैं, शेयर के प्राइस गिरते हैं, दैट इज द टाइम वी शुड फोकस मोर ऑन आवर नॉलेज। वो समय होता है कि हम अपने नॉलेज पे और काम करें, कंपनी के बारे में और डीपली समझें, ताकि हम कोई गलत डिसीजन ना ले लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। पर हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे ग्रुप्स में हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट ले पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।